Hello everyone. Today we are going to study हिप्पो सिग्नलिंग। लेकिन हिप्पो सिग्नलिंग हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा बहुत स्टेम सेल के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टेम सेल्स जो होती हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 4 टाइप्स की स्टेम सेल्स हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट इज टोटीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होती है? जो सबसे शुरुआत में एक सेल बनी होगी, फिर उस सेल से आगे कई सारी सेल्स बनी होंगी। तो ये जो फर्स्ट हमारी जो सेल थी ना, फर्स्ट सेल, जो कि अगर वो ये वाली सेल बन गई तो ये बैक नहीं आ पाएगा। तो जो फर्स्ट हमारी सेल बनती है इसे हम कहते हैं टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट सेल जो होती है उसके पास पूरी पोटेंशियल रहती है कि वो अपने आप को एक फुल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जाती है और एक सेल को वो पूरे के पूरे ह्यूमन बीइंग में, आई मीन ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर सकती है। सबसे स्टार्टिंग की जो सेल होती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जाइगोट की। तो जाइगोट एक तरीके का टोटीपोटेंट स्टेम सेल होता है। जाइगोट एक टोटीपोटेंट स्टेम सेल क्यों होता है? क्योंकि जाइगोट में हमारे पास एक सेल होता है, फिर उस सेल से हमारे पास मान लो और सेल्स बनती हैं। फिर ये सेल्स हार्ट बनाएंगी, फिर कुछ लिवर बनाएंगी, कुछ किडनी बनाएंगी, कुछ ब्रेन बनाएंगी। तो ये सारी सेल्स जो है इनको एक स्पेसिफिक यहाँ पे बता दिया जाता है कि हाँ तुम्हें अब ये वाले हमें ऑर्गन्स बनाने हैं। तो ये जो सेल थी हमारी स्टार्टिंग में वो जाइगोट की थी, तो जाइगोट हमारा टोटीपोटेंट स्टेम सेल होता है। इसमें टोटीपोटेंट में हम हाइड्रा का एग्जांपल भी ले सकते हैं, वो भी टोटीपोटेंट स्टेम सेल होता है। Embryo cells can differentiate into 100 different cells types specialized to form such tissue as skin, bone marrow, muscles। ये सारी की सारी क्या होती है? टोटीपोटेंट स्टेम सेल होती है। ये सारी बनाती हैं स्किन के सेल्स, बोन मैरो के सेल्स, मसल्स के सेल। ये कौन बनाता है? तो टोटीपोटेंट, जो फर्स्ट सेल थी हमारी। अब अब जो स्पेसिफिक हमारे पास सेल बन गई हैं, जैसे हमारे पास मान लो कि लिवर बनाने के लिए हमारे पास एक सेल आ गई है, वो लिवर के पूरे सेल्स बनाएगी। अब जैसे ये लिवर हमारे पास, जैसे मान लो ये किडनी, ये लंग्स हमारे पास मान लो कि आ गया। तो एक सेल आई थी यहाँ पे, अब वही सेल मल्टीप्लाई कर करके पूरे के पूरे लंग्स को बनाएगी। तो ये जो एक सेल यहाँ पे फर्स्ट आई थी, वो वाली हमारी सेल कहलाती है प्लूरिपोटेंट। तो capable of developing into any type of cell or tissue except those that form a placenta और embryo। वो जो सेल होती है, वो टोटीपोटेंट के अलावा जितनी भी टोटीपोटेंट जो नेक्स्ट सेल्स बनाती है ना, सारी की सारी, वो सारी प्लूरीपोटेंट होती है। तो टोटीपोटेंट के अलावा बाकी जितनी सेल्स बनी वो सब क्या थी? हमारी प्लूरीपोटेंट। नॉर्मली ओनली एग्जिट ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब प्लूरीपोटेंट हमारी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे ही तक रहती है नॉर्मली। क्यों? क्योंकि अब ऐसा है कि आप मान लो कि ये जाइगोट था, और ये जब जाइगोट आगे चल के मान लो इसने ब्रेन के लिए सेल बनाई थी, एक सेल बनाई थी। फिर उसने मान लो लिवर के लिए बनाई, फिर उसने यहाँ पे किडनी के लिए बनाई, ब्लड के लिए बनाई, उसने ये सेल्स बना ली। तो ये सारी सेल्स हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बन चुकी हैं। अब ऐसा नहीं कि जब हम बड़े हो जाएंगे, एडल्ट होंगे या बूढ़े हो जाएंगे तब भी हमारी ब्रेन की सेल्स बनेंगे। तब तो ब्रेन कभी खराब ही नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर में वो ट्यूमर निकाल के न्यू ब्रेन हम बना लेते। तो इसलिए जो प्लूरीपोटेंट सेल होती है वो सिर्फ हमारी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही बनती है। नेक्स्ट है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट, अब वही प्लूरीपोटेंट जो है आगे चल के मल्टीपोटेंट में कन्वर्ट करता है। कैसे? Having the ability to differentiate into multiple cell types but only a limited number of closely related lineages। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारे पास मान लो कि एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल थी। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जिसको हम कहते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, HSC भी कहते हैं, ये थी। अब इसका काम हमें पता है कि ये ब्लड सेल ही बनाएगी। हिमेटोपोइटिक का मतलब क्या हुआ? ब्लड से रिलेटेड है ना, तो ब्लड की बनाएगी। बस ये नहीं पता हमें कि आरबीसी की जरूरत है तो आरबीसी बनाएगी, डब्ल्यूबीसी भी बना सकती है, प्लेटिलेट्स भी बना सकती है, कुछ भी बना सकती है। लेकिन
यहाँ पे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जितनी भी सेल्स है सब यहाँ पे बनेंगी। लेकिन ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो थी, इसके पास अब मल्टी लीनिएजेस हैं, लेकिन वो सब ब्लड के ही पार्ट्स हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट है। ये नहीं कि हिमेटोपोइटिक जाके ब्रेन का सेल बना देगी। तो इसके पास एक लिमिटेड है, लेकिन ये बहुत सारी अलग अलग बना सकती है, डिफरेंट टाइप्स, लेकिन सेम कैटेगरी की। तो उसे हम कहते हैं मल्टीपोटेंट। यूनिपोटेंट, केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ओनली वन सेल टाइप, एक ही सेल टाइप में ये बनाएगी। जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, स्पर्म बनाएगा, और स्पर्म तो एक ही रहता है, उसका सब कुछ एक ही रहता है, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारी सेल्स होती है, स्पर्म खुद एक सेल है। तो ये यूनिपोटेंट स्टेम सेल, क्योंकि यूनिपोटेंट तुम्हारा जो है वो ओल्डर एज तक भी बनता है, स्पर्म तो कोई भी एज तक बनता है, तो यहाँ पे यूनिपोटेंट में आपका आ जाएगा यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बता दिया आपको, ये मोरूला है। मोरूला में अराउंड 12 16 to 32 सेल स्टेज होती है ये। ठीक, मोरूला के बाद ब्लास्टूला बनेगा, तो ब्लास्टूला में ये ब्लास्टोसील, ये जो कैविटी है यहाँ पे खाली जगह, इसे हम ब्लास्टोसील कह रहे हैं। और जो ये बाहर की जो लेयर है, इसे हम ट्रोफेक्टोडर्म कहते हैं। तो जो ट्रोफेक्टोडर्म है वो बाहर की लेयर है सिर्फ, ठीक। और जो अंदर की जो व्हाइट व्हाइट कलर की सेल थोड़ी बहुत लग रही है, ये आपका आईसीएम है, इनर सेल मैट्रिक्स, इसे कहते हैं हम लोग इनर सेल मैट्रिक्स। अब हमने क्या किया यहाँ पर, हमने जैसे टोटीपोटेंट से प्लूरीपोटेंट बना दिया, प्लूरीपोटेंट से मल्टीपोटेंट, तो ये हम ये बना रहे हैं, सिग्नलिंग कर रहे हैं ना सेल की। तो वैसे ही जो ट्रोफेक्टोडर्म थी, वो ट्रोफेक्टोडर्म हमारी आउटर लेयर थी, और इनर लेयर कौन सी थी, आईसीएम थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो लिखा है इपीब्लास्ट, यहाँ पे इपीब्लास्ट बनेगा। इपीब्लास्ट के बाद एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो क्या करेगा, आगे डेवलप होगा। तो यहाँ पे इपीब्लास्ट जो बनता है ना, इसी इपीब्लास्ट को ही हम प्लूरीपोटेंट सेल्स कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इपीब्लास्ट को हम क्या कहते हैं, प्लूरीपोटेंट सेल कहते हैं। लेकिन ये प्लूरीपोटेंट सेल बने कैसे, तो ये आईसीएम के सेल्स ही थे जो आगे चल के प्लूरीपोटेंट के सेल्स बनते हैं। तो ये आईसीएम के सेल्स जो है प्लूरीपोटेंट कैसे बने, इसकी सिग्नलिंग क्या थी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ये ट्रोफेक्टोडर्म है, उसने, ये एक आईसीएम है और ये ट्रोफेक्टोडर्म है, ये जो सिग्नलिंग यहाँ पे चली, ट्रोफेक्टोडर्म ने ऐसा क्या सिग्नल दिया आईसीएम को, प्रोफेक्टोडर्म ने क्या सिग्नल दिया ऐसा आईसीएम को कि वो प्लूरीपोटेंट में कन्वर्ट हो गई। तो ये सिग्नलिंग हमें पढ़नी है, और इस सिग्नलिंग को हम कहते हैं हिप्पो सिग्नलिंग। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास मोरूला बना था, उसके बाद ब्लास्टोसील कैविटी यहाँ आई, और ये जो सेल्स थे वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो वो आईसीएम बनाते, इनर सेल मैट्रिक्स। इनर सेल मैट्रिक्स जो होता है वो ट्रोफेक्टोडर्म के जस्ट नीचे है। ट्रोफेक्टोडर्म ये बाहर की लेयर है। ट्रोफेक्टोडर्म जब इनर सेल मैट्रिक्स के साथ सिग्नल, ट्रोफेक्टोडर्म जो है सिग्नल देगी आईसीएम को, तो ही वो चल के आगे कन्वर्ट होता है प्लूरीपोटेंट में। तो ये, और फिर ये मान लो कि ये एक प्लूरीपोटेंट सेल है, इसका काम है ब्रेन बनाना, तो ये ब्रेन बनाएगी। मान लो ये दो सेल है, इनका काम था लीवर बनाना, तो ये लीवर बनाएंगी। तो ये प्लूरीपोटेंट सेल्स है, लेकिन ये प्लूरीपोटेंट बनी कैसे, इनकी सिग्नलिंग को हम कहते हैं हिप्पो सिग्नलिंग। तो हिप्पो सिग्नलिंग में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे ट्रोफेक्टोडर्म रहेगा, और यहाँ पर रहेंगी इनर सेल मास। तो इनके बीच में जो सिग्नलिंग पास हुई, ऐसा क्या मैसेज पास हुआ, ये हमें पढ़ना है, इसे हम कहते हैं हिप्पो सिग्नलिंग। यहाँ पे हिप्पो सिग्नलिंग है। अब हिप्पो सिग्नलिंग में क्या होता है, सबसे पहली चीज एक ये है कि जो ये ट्रोफेक्टोडर्म की सेल है, यहाँ पे लिखा है ट्रोफेक्टोडर्म सेल, ये ट्रोफेक्टोडर्म की सेल है, और ये इनर सेल मास की सेल है। जो ट्रोफेक्टोडर्म का अपर लेयर होता है उसे हम कहते हैं एपिकल रीजन, और जो ट्रोफेक्टोडर्म का नीचे वाला रीजन है उसे हम कहेंगे बेसल, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो इनर सेल मास का ऊपर वाला रीजन है, इसे हम कहेंगे एपिकल, और जो नीचे वाला है उसे कहेंगे बेसल। अब यहाँ पे जो ट्रोफेक्टोडर्म के एपिकल रीजन पे, यहाँ पे हमारे पास पार और एपीकेसी, एपीकेसी
प्रेजेंट होता है। ये एपीकेसी क्या होता है? ये एटिपिकल प्रोटीन काइनेज है। एपीकेसी का फुल फॉर्म है एटिपिकल प्रोटीन काइनेज। एटिपिकल प्रोटीन काइनेज ये वाला है। उसके बाद जो सेकेंड रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है यहाँ पे, ये है पार। पार है पार्टिशनिंग प्रोटीन। ये दोनों आपस में अटैच होते हैं और वो जो है ये इनहिबिट करते हैं ए माउंट को। ए माउंट को इनहिबिट करके रखते हैं। अगर यहाँ पे ए माउंट इनहिबिट होता है, इनहिबिट मतलब इसका फंक्शन स्टॉप है, ये इनएक्टिव स्टेट में है, तो वहां पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहां तक सिग्नल, उसका ए माउंट का जो भी फंक्शन होगा वो उसका सिग्नल अंदर नहीं जा पाता। अंदर सिग्नल नहीं जा पाता तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है, याप, टेस और टेड, ये तीनों के तीनों एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्टार, ये एक्टिव स्टेटस की, ये एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है और ये CDX2 की रेगुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे CDX2 बन रहा है। फिर क्या होता है यहाँ पे, ये CDX2 बन रहा है, इसका मतलब है कि सेल हमारी हमेशा ट्रोफेक्टोडर्म बनाएगी। अगर CDX2 की रेगुलेशन है तो सेल हमारी हमेशा ट्रोफेक्टोडर्म बनाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आएगा कि CDX2 का अगर रेगुलेशन चल रहा है तो क्या सेल बनेगी, तो ट्रोफेक्टोडर्म बनेगी, ICM नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमारा ट्रोफेक्टोडर्म बन रहा है। लेकिन बेसल लेवल पे प्रोफेक्टोडर्म जो होता है वो आइसियम को सिग्नल पास करता है। सेल टू सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, ई कैद्रिन यहाँ पर काम करता है और इसी को हम कहते हैं हिप्पो सिग्नलिंग। तो यहाँ पे सेल टू सेल एडहेशन मॉलिक्यूल रहता है, वहां पे ए माउंट आके बाइंड करता है। ए माउंट जो होता है वो एक्टिव स्टेट में रहता है, क्योंकि यहाँ पे पार और ए टिपिकल प्रोटीन काइनेज ए एब्सेंट होते हैं। जो बेसल लेवल है वहां पर एब्सेंट होते हैं कौन? एपीके और पार, ये दोनों एब्सेंट होते हैं। जो कि प्रेजेंट थे कहाँ पे? एपिकल रीजन पे। जब नीचे बेसल पे वो एब्सेंट होते हैं तो यहाँ पे ए माउंट क्या होगा? एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होगा। जब ए माउंट एक्टिव स्टेट में होगा तो हिप्पोकाइनेस कैस्केड मतलब हिप्पो सिग्नलिंग चलेगी। और जब हिप्पो सिग्नलिंग चलेगी तो यहाँ पे लैट आएगा। लैट के बाद यहाँ पे MST1 MST2 भी आते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं MST1 और 2। यहाँ पे ये भी एक्टिव होंगे, लैट भी एक्टिव रहता है। लैट और MST1 MST1 2, इनका काम क्या होता है? ये जो है याप और टेस को इनहिबिट करते हैं। जब याप और टेस इनहिबिट हो गया, यहाँ पे जो याप और टेस, याप और टेस का काम क्या होता है? ये जो है टेड को एक्टिवेट करते थे। तो लेकिन लैट आया, लैट्स 1 2, या फिर आप इसे कह लो MST1 2, ये आए और इन्होंने क्या किया? इनहिबिट कर दिया यैप और टैज को। जब यैप और टैज इनहिबिट होगा तो ये अब एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे किसको? टेड को। यैप और टैज यहाँ पर क्या हो जाते हैं? फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की वजह से ये इनएक्टिवेट हुए थे, क्योंकि जो लैट होता है वो एक तरीके से काइनेज की तरह फंक्शन करता है। लैट एक काइनेज होता है, वो फॉस्फोराइलेशन कर देता है यैप और टैज, टैज का यहाँ पे फॉस्फेट लगा देता है। जैसे ही यैप और टैज पे फॉस्फेट लगता है, यहाँ पे सिग्नलिंग हमारी स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे WNT भी नहीं चलती, TGF बीटा भी नहीं चलती। अब WNT सिग्नलिंग क्या होती है, TGF बीटा सिग्नलिंग क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यैप और टेस्ट क्या हो गए? इनएक्टिवेट हो गए, फॉस्फोराइलेशन हुआ और वो इनएक्टिवेट हो गए। जब वो इनएक्टिवेट हो गए तो यहाँ पे जो टेड प्रेजेंट था, यहाँ पे टेड के सर पे जो ये स्टार लगा है एक्टिवेशन का, यहाँ पे टेड के सर से स्टार चला गया, मतलब ये टेड जो है वो इनएक्टिव हो गया। अब टेड इनएक्टिवेट हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये अब ट्रोफैक्टोडर्म तो नहीं बनेगा। ये जो सेल है पूरी पिंक कलर की, ये सेल अब ट्रोफैक्टोडर्म तो नहीं बनने वाली, क्योंकि जो टेड है वही CDX2 की रेगुलेशन कराता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और वो बना रहा था हमारा
ट्रोफेक्टोडम की सेल, लेकिन यहाँ पे टेड इनएक्टिवेट हो गया तो यहाँ पे CDX2 भी इनएक्टिवेट हो गया, और यहाँ पे क्या एक्टिव हो गया, OCT4। OCT4 के बगल में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं SOX2 और नेनोंग। नेनोंग लेनोंग, SOX2 और OCT4 ये तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये आगे चल के जरूरी नहीं है तीनों साथ में नहीं होते, सेल में कोई भी एक हो सकता है, या तो OCT4 होगा, या तो SOX2, या तो नेनोंग। इन तीनों में से कोई भी एक आकर के सेल की रेगुलेशन को आगे प्लूरिपोटेंसी की तरफ वो लेकर के जाता है, और सेल जो है वो प्लूरिपोटेंट सेल बन जाती है। ये पूरा था हमारा हिप्पो की सिग्नलिंग। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे स्टार्टिंग में एपिकल रीजन पे यहाँ पे पार और एपीकेसी प्रेजेंट होते हैं। पार जो होता है पार्टिशनिंग प्रोटीन है, और जो एपीकेसी है वो आपका एटिपिकल प्रोटीन है। वो दोनों प्रेजेंट होते हैं तो वो ए माउंट को इनिबिट करके रखते हैं। नीचे यहाँ पे वो दोनों नहीं प्रेजेंट थे बेसल सरफेस पे, तो ए माउंट हमारा एक्टिव था। जब इन्होंने ए माउंट को इनएक्टिवेट करके रखा था तो ए माउंट जो है वो अपना काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यैप और टैज यहाँ पे एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और वो टेड को एक्टिवेट करते हैं, और टेड जो है रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर CDX2, जिसकी वजह से सेल हमारी बन जाती है ट्रोफेक्टोडर्म। यहाँ बेसल लेवल पे सेल टू सेल एडेशन मॉलिक्यूल से सिग्नल पास होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ए माउंट एक्टिवेट हो जाता है। ए माउंट के एक्टिवेट होते ही हिप्पो सिग्नलिंग चलती है। काइनेज क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो लैट S1/2 है, ये इसको MST1 और 2 भी लिख सकते थे। यहाँ पे जब लैट एक्टिव होता है तो लैट का काम होता है याप और टैस को फॉस्फोराइलेट कर देना, क्योंकि ये एक तरीके से काइनेज है। फॉस्फोराइलेशन होते ही याप और टैस जो होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और WNT सिग्नलिंग और TGF बीटा सिग्नलिंग को स्टॉप कर देते हैं, और यहाँ पे टेड को भी वो इनएक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही टेंड इनएक्टिवेट होता है ट्रोफेक्टोडर्म तो नहीं बनेगा, और CDX2 भी इनएक्टिवेट हो जाता है। फिर यहाँ पे रेगुलेशन किसकी स्टार्ट हो जाएगी, OCT4, SOX और नेनोंग, इनमें से कोई भी एक। और जैसे ही वो एक्टिव हुआ तो प्लूरिपोटेंसी यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे OCT4, SOX, नेनोंग थे, तो यहाँ पे भी थे, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में बाउंड थे। यहाँ पे OCT4, SOX, नेनोंग थे, वो इनएक्टिव स्टेट में बाउंड रहेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। Now, let's do the previous year questions of hippo signaling. So, the first question is, the hippo signaling pathway is important for cell proliferation. It is regulated by the protein kinases, okay, MT, MST1/2 and LATS1/2, and the transcriptional activator YAP and TAZ, ठीक है। Accordingly, the following events may be observed within the cell. तो ये 4 इवेंट हैं। पूछा क्या गया है, which one of the following situation can support progression of cancer? इनमें से कैंसर कौन कॉज करेगा? अब ये कैंसर थोड़ा सा घुमा के दे दिया, बट कैंसर वही कॉज करेगा जिसमें सेल डिवीजन क्या होगी, सेल डिवीजन कंटिन्यूस होगी, वही सेल कैंसर कॉज करेगा, मतलब इसमें डिवीजन होना चाहिए। तो एक्टिवेशन ऑफ टेड बाय फॉस्फोराइलेटेड YAP एंड टैज। अब एक्टिवेशन ऑफ टेड बोला गया है यहाँ पे। टेड एक्टिव तब होगा जब YAP और टैज फॉस्फोराइलेटेड होंगे? बिल्कुल नहीं। YAP और YAP और टैज अगर फॉस्फोराइलेटेड होते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं। जब ये इनएक्टिव होते हैं तो टेड कैसे एक्टिव हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये यहाँ पे है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे तो ये भी गलत हो जाएगा। सी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सी यहाँ पे दोनों ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो बी और डी देखना है अब। एक्टिवेशन ऑफ YAP एंड टेज ऑन फॉस्फोराइलेशन बाय MST एंड लैट्स। YAP और टेज एक्टिवेट होते हैं फॉस्फोराइलेशन की वजह से, कि फॉस्फोराइलेशन की वजह से YAP और टेज इनएक्टिवेट होते हैं? हाँ, यहाँ पे MST ही करता है उसको, लेकिन यहाँ पे एक्टिवेट नहीं इनएक्टिवेट होते हैं, तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, सी एंड डी। ओके। एक्टिवेशन ऑफ टेड बाय डी फॉस्फोराइलेशन ऑफ YAP एंड टेज, बिल्कुल ठीक है। इसमें से हम इसका मतलब फॉस्फेट अगर हटा देंगे इसमें से, तो यहाँ पे टेड एक्टिवेट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इनएक्टिवेशन ऑफ MST बाय रिप्रेसर्स, ये भी ठीक है।
The following statements are made about mammalian development. Zygote is a totipotent stem cell. पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट पूछा है। जाइगोट एक टोटीपोटेंट सेल तो है बट वो स्टेम सेल नहीं है। अगर जाइगोट अगर स्टेम सेल होता तो एक जाइगोट से दो जाइगोट बन जाते, फिर इस जाइगोट से और, तो मतलब एक बच्चे से बच्चे ही बच्चे पैदा होने लगते, तो ये बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। द सेल ऑफ इनर सेल मास आर सेड टू बी प्लोरीपोटेंट। हमने अभी पढ़ा था कि जैसे ये ट्रोफेक्टोडर्म की लेयर थी, उसके नीचे यहाँ पे इनर सेल मास, ये जो आउटर लेयर थी वो ट्रोफेक्टोडर्म की थी, ट्रोफेक्टोडर्म के अंदर जो इनर सेल मास थी वही जो आगे चल के प्लूरिपोटेंट बनाती, तो ये हमने पढ़ा था, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन इसमें भी है और इसमें भी है, तो लेकिन यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया था, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बी एंड सी जाएगा। पढ़ लेते हैं एक बार। The three regulatory transcription factors OCT4, NANONG and SOX2 help maintain pluripotency of the inner cell mass, ठीक है। CDX2 अप रेगुलेट OCT4 एंड NANONG नहीं, अप रेगुलेट नहीं करता है उसको, डाउन रेगुलेट करता है। Following statements were given regarding the decisions taken during the development of mammalian embryos. ट्रू स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे। द प्लूरिपोटेंसी ऑफ द इनर सेल मास is maintained by core of three transcription factors OCT4, SOX, NANOG, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों में ए दिया हुआ है। Prior to blastocyst formation, each blastomere express both CDX2 and OCT4 transcription factors appears to be capable of becoming either ICM और ट्रोफोब्लास्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे हमारा CDX2 और OCT4 दोनों के दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रहते हैं, ये हमारी जो सेल थी इन दोनों में CDX2 और OCT4 रहते हैं। बस अगर CDX2 अगर आ गया तो ट्रोफोब्लास्ट बनेगा, अगर OCT4 आ गया तो ICM बनता है, बाकी रहते दोनों में दोनों चीजें हैं। तो यहाँ से हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए एंड बी, ए एंड बी राइट आंसर। फिर भी पढ़ लेते हैं। बोथ ICM एंड ट्रोफोब्लास्ट सेल सिंथेसाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर CDX2 नहीं। ICM में CDX2 की सिंथेसिस कहाँ होती है, सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट में होती है। OCT4 activates CDX expression, enabling some cell to become trophoblast and other cells to become ICM। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which one of the following statements about stem cell is correct? स्टेम सेल के बारे में पूछा है। हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स आर टोटीपोटेंट स्टेम सेल नहीं, हिमेटोपोटिक तो मल्टीपोटेंट था। Stem cell derived transient amplification cells are differentiated cells which retain the capacity to divide further। बोला जा रहा है कि stem cell derived transient amplified cells are differentiated cells which retain the capacity to divide further। अब stem cell के बाद वाली जो सेल होती है उसके पास क्या कैपेसिटी होगी डिवीजन करने की, तो ये अभी हमें आंसर इसको साइड में रखते हैं अभी। ड्यूरिंग एसिमेट्रिक स्टेम सेल डिवीजन, एसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक सेल है, अगर वो डिवाइड कर रही है सिमेट्री में, तो सिमेट्री का मतलब वो अपने जैसे ही दूसरी सेल्स बना रही है, दो सेल उसने अपनी जैसे ही बना ली। अगर एसिमेट्रिक डिवीजन है तो अगर वो एक सेल डिवाइड कर रही है तो उसने एक तो अपनी जैसे बनाई और दूसरी उसने इनर सेल मास बना दी। यहाँ पे ये वाली ये दो सेल जो है आगे डिवाइड हो गई, ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड नंबर पे ये दोनों सेल मिली तो ये एसिमेट्रिक डिवीजन हुआ। यहाँ पे ये फर्स्ट थी तो ये सेकेंड नंबर पे दोनों सिमेट्री सेम सेल मिली थी हमें। बोल रहा है कि ड्यूरिंग एसिमेट्रिक सेल डिवीजन ओनली वन ऑफ द डॉटर सेल इज रिटेन्ड एज अ स्टेम सेल। देखो ये स्टेम सेल था तो ये भी स्टेम सेल ही था, लेकिन जो दूसरी सेल थी वो जो टोटीपोटेंट जो इसकी ट्रोफेक्टोडर्म वाली सेल थी वो तो चेंज होकर ICM में चेंज हो जाती है ना, तो ये वाली स्टेम सेल की पोटेंशियल जो होती है वो कम हो जाती है, वो स्टेम सेल वही नहीं रहती जो वो पहले थी, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्टेम सेल कैन नॉट बी मेंटेन इन कल्चर सिंस दे रिक्वायर डिस्टिंक्ट इन वीवो माइक्रो इन्वायरमेंट नोन एज निचेस।
नहीं वो हम लोग स्टेम सेल को कल्चर पे ग्रो कर सकते हैं, कैन नॉट लिखा, कैन नॉट नहीं होगा इन विवो, तो यहाँ पे स्टेम सेल को हम लोग कल्चर कर सकते हैं लैब में अभी भी, अभी तो काफी सारे स्टेम सेल्स कल्चर किए जाते हैं फॉर फर्दर स्टडीज। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी स्टेम सेल, फिर से स्टेम सेल के बारे में ही पूछा गया है। All type of stem cells have the ability to give rise to a complete embryo। ये सारे के सारे, अभी हमने चार टाइप पढ़े थे स्टेम सेल के, मल्टीपोटेंट भी था, प्लूरीपोटेंट था, यूनिपोटेंट था, तो क्या सारे के सारे स्टेम सेल्स एम्ब्रियो बना सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ई ऑप्शन दोनों में प्रेजेंट है, तो हमें ई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी और सी को पढ़ने की जरूरत है। Multipotent stem cell are those whose commitment is limited to a relatively small subset of all possible cell type। मैंने आपको बताया था कि अगर एक हमारे पास हिमेटोपोटिक स्टेम सेल है, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी तरीके की अलग अलग ब्लड सेल्स बना सकती है, उसके पास एक लिमिटेड है वो। अब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल आपकी किडनी या ब्रेन बनाने नहीं जाएगी, वो ब्लड सेल्स ही बनाएगी, लेकिन अलग अलग टाइप की ब्लड सेल्स बना सकती है। तो यहाँ पे लिखा है पॉसिबली सेल टाइप, ऑल सबसेट ऑफ सेल टाइप बना सकती है, और उसके पास लिमिटेड कैपेसिटी रह गई है कि वो सिर्फ ब्लड सेल्स ही बना सकती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो गया, तो बी और ई यहाँ पे सही हो जाएगा। सी में लिखा है द स्टेम सेल niches allow control self renewal and also survival of the cell that leave the niche। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। The pluripotency of the stem cell in an embryo is essentially maintained by FGF8 nanong and TJ-beta। देखिए TJ बीटा हम लोग पढ़ रखे थे, नैनोंग पढ़े, FGF8 नहीं होगा यहाँ पे। ऑक्स 4 सॉक्स एंड नैनोंग यहाँ पे बेसिकली रूल, यहाँ पे इनका नाम आता है। ई में सेम लाइन है, जो डी और ई है दोनों के दोनों सेम है, इसमें बस जीन के नेम यहाँ चेंज कर दिए, यहाँ पे जो है वो सही नाम यहाँ पे डालेगा, तो ई ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी और ई। आई होप आपको हिप्पो सिग्नलिंग समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।